नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 10 सवाल जो बनेंगे आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। दोस्तों, जो हमारे हौसले हैं ये बयां करते हैं कि हमें मंजिल मिलेगी या नहीं, यानी हमारी जो दृढ़ निश्चय है ये पहले ही डिसाइड कर देता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि शोर मचाने वाले और काम करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। तो आपको ये देखना है, आपको सिर्फ शोर मचाना है या अपने लक्ष्य की ओर निरंतर सतत प्रयास करते रहना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और एक कदम और बढ़ाते हैं अपनी मंजिल की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हाल ही में 19 अगस्त को हाल ही में 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? 19 दिसंबर को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और इसकी थीम इस बार 2025 की थीम थी। जो 2025 की थीम थी वो था माई फेवरेट फोटो। माई फेवरेट फोटो माई फेवरेट यानी मेरा पसंदीदा फोटो, ये इसकी 2025 की थीम थी। तो कब मनाया गया? 19 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, इसको 26 से साथ ही 12 से 26 अगस्त इस बार फोटोग्राफी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। फोटोग्राफी सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस बार 12 से 26 तक हम फोटोग्राफी सप्ताह के रूप में मनाएंगे। ठीक, इस बार का जो 12 से 26 तारीख होगी वो फोटोग्राफी सप्ताह के रूप में हम मनाएंगे। अगर हम बात करें अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, तो अगस्त में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस इस बार मनाए गए? तो 1 अगस्त को हमने मनाया वर्ल्ड वाइड वेब डे। ठीक है, साथ ही इसी दिन हमने एक दिवस और मनाया जिसे हम विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस कहते हैं। विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। ठीक है, साथ ही इसके 6 तारीख को यानी 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा जापान के हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिरा था, तो हिरोशिमा दिवस के रूप में हमने 6 अगस्त को मनाया। इसके बाद हमने 7 अगस्त हम 2 दिवस मनाते हैं। एक है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और साथ ही इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। ठीक है, ये जेवलिन थ्रो वाला भाला है, उसके लिए राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हम इसी तारीख को मनाते हैं। फिर 9 अगस्त को हमने नागासाकी दिवस मनाया। नागासाकी दिवस यानी जापान के 2 शहरों पर बम गिरे थे, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिरा था। तो इन्हीं 2 तारीख को हम उनके दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 10 अगस्त को हमने शेर दिवस मनाया। अंतरराष्ट्रीय शेर दिवस हमने मनाया, यानी लॉयन डे हमने 10 तारीख को मनाया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये जो हमारे भारत में शेर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन चलाया गया, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत हमारे देश में कब हुई? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। साथ ही इसके बाद 12 अगस्त को
हाथी दिवस, हाथी दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस। इसके बाद 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस बार हमारा कौन सा था, 79वें क्रम का हमारा स्वतंत्रता दिवस था। तो ये थे हमारे अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस जो अभी तक गुजरे हैं। तो इस बार हमने 2025 में क्या बनाया, वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस मनाया है, जिसकी थीम थी माय फेवरेट फोटो। अब रिवीजन के क्वेश्चन देख ले हैं। हाल ही में टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम किस स्थान पर खोला है? तो टेस्ला जो है एलन मस्क की कंपनी है, और मुंबई में ये अपना पहला शोरूम खोल रही है। ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस निस्तार, आईएनएस निस्तार किस प्रकार का पोत है? तो जो हमारी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये पोत है डाइविंग स्पोर्ट पोत। कौन सा है? तो डाइविंग सपोर्ट पोत है। ठीक है, डाइविंग सपोर्ट पोत है। हाल ही में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितनी योजनाओं का विलय किया है? तो अभी जो कृषि से जुड़ी हुई 36 योजनाओं को वो केंद्र सरकार ने एक जगह विलय कर दिया है, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो। हाल ही में महिला आरोग्य कक्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शास्त्री नगर दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित महंगाई दर क्या रही है? दोस्तों, अभी हमारी जो सरकार है उसने अपने आंकड़े जारी किए हैं, और उन्होंने बताया है कि जुलाई, कौन सा महीना, जो हमारा पिछला महीना गुजरा है जहां जुलाई, तो जुलाई में हमारी WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स ये क्या रही है? नकारात्मक रही है। कैसी? नकारात्मक रही, यानी महंगाई बिल्कुल ही कम हो गई और नीचे पहुंच गई। नीचे किस स्तर तक पहुंच गई? तो ये हमारी जो महंगाई दर है इस बार -0.58% तक पहुंच गई है। तो जुलाई के महीने में हमारी जो थोक मूल्य सूचकांक जो है वो निचले स्तर पर यानी 0.58 दर्ज किया गया है। इसका कारण क्या है? ये नीचे नकारात्मक जाने के कारण क्या है? तो इसमें कई कारण हैं। जैसे हमारा खाद्य मूल्य सूचकांक है, खाद्य मूल्य सूचकांक यानी जो हमारी खाने की वस्तुएं हैं उन पर उनका जो कीमत है वो भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसमें कितने की कमी आई है? तो -2.5% की इसमें कमी आई है। वहीं प्राथमिक उत्पाद वो उत्पाद होते हैं जो हम सीधे किसान से या प्रकृति से हम सीधे लेते हैं और उनका हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जिनसे कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाए उनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पाद बोलते हैं। जैसे हमने गेहूं लिया और गेहूं का प्रोसेस आटा पैक कराकर बेच दिया, तो गेहूं क्या हुआ? प्राथमिक उत्पाद हुआ। यानी बिस्किट बना के बेचा वो तो सेकेंडरी हुआ, और जो हमारा अनाज था वो प्राइमरी यानी प्राथमिक उत्पाद हुआ। तो प्राथमिक उत्पाद में इस बार जो है -4.95% की गिरावट देखने को मिली है। तो इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं जो हमारा ईंधन है, ईंधन और ऊर्जा में वो ईंधन और ऊर्जा सूचकांक, जो हमारा ईंधन और ऊर्जा सूचकांक है इसमें भी कमी देखने को मिली है। और कितने की कमी? तो 2.43% की इसमें कमी देखने को मिली है। तो ये सब कम हुआ, तो इसी कारण हमारी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अब हमारे यहाँ दो होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, और एक होता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी
फुटकर फुटकर मूल्य सूचकांक। अब ये दोनों में फर्क क्या होता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो कहां पर, जैसे हमारी मंडी में हम सामान लेने जाते हैं तो वहां पर हमें थोक में सामान मिलता है, यानी बहुत सारा मिल जाता है, तो वो क्या है, कम रेट पर मिलता है। तो थोक स्तर पर वस्तु के औसत कीमत, तो थोक स्तर पर जो वस्तु की, थोक स्तर पर वस्तु की कीमत में हुए बदलाव को मापता है। तो मापने के लिए कौन सा है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। और अभी कितना है? तो -0.58% की इसमें कमी देखी गई है। और जहां पर हम, यानी हमारा उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करने वाला है, यानी जो हमारा कस्टमर है या जो आम जनता है, जिस रेट पर उपभोक्ता जिस मूल्य पर वस्तु खरीदती है या उसे अंतिम मूल्य उत्पाद का चुकाना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है? ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। और इस बार ये कितना रहा है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा इस बार CPI जो है 1.55% रहा है। और ये जो है पिछले 8 महीने का निचले स्तर पर है। अब आप बोलोगे कि महंगाई कम हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है भाई, लोगों को सामान सस्ता मिलेगा, है कि नहीं? लोगों को सामान सस्ता मिलेगा, तो ये क्या है? अच्छी बात है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए इतना नीचे जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी अगर लोग खरीदारी नहीं करेंगे या लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा। जो अंतिम प्राथमिक उत्पादक है, यानी जैसे हमारा किसान हुआ, उसकी वस्तुओं के तो दाम एकदम गिर जाएंगे। वो क्या होगा? उसके पास तो पैसा पहुंचेगा नहीं। तो इतनी हमारे पास मंदी आना भी खतरनाक है, यानी इतना स्तर कम होना भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। अब इसके लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए या महंगाई बढ़ाने के लिए सरकार के पास 2 टूल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा मौद्रिक नीति, और एक होता है हमारा राजकोषीय नीति। अब जब ये राजकोषीय नीति होती है, ये किसके द्वारा लाई जाती है? तो ये सरकार द्वारा लाई जाती है, ठीक है। सरकार द्वारा कैसे लाई जाती है? तो ये तो क्या करेगी? या तो निवेश अधिक करे, ठीक है, निवेश को बढ़ा दे, या ब्याज दर कम ज्यादा कर दे, यानी ब्याज दर को कम ज्यादा करेगी, ठीक है, या टैक्स को कम या ज्यादा कर दे, ठीक है ना। कम या ज्यादा करेगी तो भी महंगाई ऊपर नीचे होगी। अगर सरकार टैक्स को कम करेगी तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, और लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा बचता है तो क्या करेंगे? उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे या उससे सामान खरीदेंगे तो मार्केट में मांग बढ़ेगी तो अपने आप ही कीमत ऊपर जाने वाली है, ठीक है। इस प्रकार तो राजकोषीय नीति द्वारा सरकार वस्तुओं की कीमत का नियंत्रण करती है। वहीं जो ये मौद्रिक नीति है, ये RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाई जाती है। और इसमें टूल क्या है? इसमें इसके कई टूल हैं, जैसे रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना, या बैंक रेट को बढ़ाना, ठीक है। तो ये सबको बढ़ाकर RBI क्या करती है? महंगाई को नियंत्रित करती है। अब ये मौद्रिक नीति के लिए कितनी होनी चाहिए हमारी महंगाई? इसके लिए 2013 में एक समिति का निर्माण हुआ, और उस समिति का क्या नाम था? तो उस समिति का नाम था 2013 में महंगाई पर नियंत्रण के लिए एक समिति बनी, जिसका नाम था उर्जित पटेल समिति। इसका निर्माण हुआ। अब इस उर्जित पटेल समिति ने 2014 में अपनी
रिपोर्ट दी और इसने कहा कि जो हमारे यहाँ पर महंगाई है, जो हमारे यहाँ पर महंगाई दर है वो 4 ± 2% होनी चाहिए, यानी तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 6, यानी महंगाई दर 2% से 6% के बीच होनी चाहिए, ऐसा उर्जित पटेल समिति ने कहा। और इसी की सिफारिश पर 2016 में मौद्रिक नीति समिति बनाई गई। तो इसी के बाद मौद्रिक नीति समिति 2016 में बनाई गई, जो हमारी महंगाई पर कंट्रोल रखने के लिए सरकार को या आरबीआई को सिफारिश करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, यहाँ आरबीआई की बात आई है तो आरबीआई के बारे में भी हम देख लेते हैं। आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम द्वारा कब की गई, 1935 में की गई। ठीक है, और इसके लिए सिफारिश किसने की थी, तो इसके लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम था यंग हिल्टन आयोग, जिसे हम शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं, शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसकी सिफारिश पर इस आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई जब गठित हुई तो 1935 से 1937, यानी 2 साल इसका जो हेडक्वार्टर रहा, यानी मुख्यालय रहा, वो कलकत्ता में रहा। कलकत्ता में इसका मुख्यालय रहा 1937 से और वर्तमान तक इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। जब ये बना, आरबीआई बनी, तो उसके जो गवर्नर थे वो अंग्रेज बने, और जो इसके पहले गवर्नर वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, तो ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने। उसके बाद इसके पहले भारतीय, यानी कोई भारतीय व्यक्ति जो इसका गवर्नर बना, पहले भारतीय जो इसके गवर्नर बने वो थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख जी को इसका पहला गवर्नर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अगर बात करें इसके वर्तमान गवर्नर की, तो इसके वर्तमान गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी इसके वर्तमान गवर्नर हैं। अब ये संजय मल्होत्रा जी जो हैं, ये किस क्रम के गवर्नर हैं, यानी कौन सा इनका गवर्नर के रूप में कौन सा क्रम है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इस बार भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है, तो हमारा जो इसरो है, हमारा अंतरिक्ष एजेंसी जो है, उसने कहा है कि 2035 तक हम अपना 4 BHK का घर अंतरिक्ष में बना देंगे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के लुंगफुंग रोपाई स्थल पर राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है, तो ये हमारा कहाँ पर है, मिजोरम में है। मिजोरम में ये स्थल को राष्ट्रीय स्मारक महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है, हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो श्रीलंका में किया गया है। अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा जो योगदान श्रीलंका में दिया गया, उसकी याद में ये स्थापित की गई। हाल ही में चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध किस नदी पर बना रहा है, तो यांग टीसी नदी पर। कौन सी नदी पर बना रहा है, यांग टीसी नदी या ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बांध बना रहा है। चलिए, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में शहरी एक्सटेंशन रोड सेकंड अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड किसके लिए मुख्य रूप से बनाई गई है, तो अभी क्या है, हमारी जो दिल्ली है, दिल्ली में आप लोगों को जाम की समस्या आम है। ठीक है, तो दिल्ली में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या बनाया गया है, ये बनाई गई है शहरी
एक्सटेंशन रोड सेकंड का निर्माण किया गया है। तो कहां पर? दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रोड का निर्माण किया गया है, जिसका नाम रखा गया है शहरी एक्सटेंशन रोड सेकंड। तो ये क्या है? दिल्ली एनसीआर में जारी होगा। कहां पर? दिल्ली एनसीआर में। और दिल्ली एनसीआर में ये तीन राजमार्गों को जोड़ेगी, ठीक है, तीन राजमार्गों को जोड़ेगी, क्योंकि जो हमारी राजधानी है वे काफी व्यस्त है और इसकी व्यस्तता को दूर करने के लिए, जाम की समस्या को हल करने के लिए इस रोड को बनाया गया है। अब इस रोड का में क्या होगा? इस रोड में 3 हाईवे जो है, NH44, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 9 और द्वारका एक्सप्रेसवे, इन तीनों को कनेक्ट किया जाएगा, यानी इन तीनों को जोड़ा जाएगा और एक रिंग रोड का हिस्सा ये बनेगा, यानी दिल्ली के रिंग रोड का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर किया गया है? जाम की समस्या से दूर करने के लिए हमारे दिल्ली एनसीआर में ये लागू किया गया है। ठीक है, तो ये लागू किया गया है। अगर बात करें दिल्ली की, तो पहले दिल्ली सिर्फ दिल्ली थी, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम नेशनल कैपिटल रीजन कहते हैं, ये नहीं था। लेकिन एक संविधान संशोधन हमारे यहाँ पर किया गया। कब किया गया? तो 1991 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिस संविधान संशोधन को हम कौन सा संविधान संशोधन कहते हैं? तो वो था हमारा 69वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा जो दिल्ली है, इसका नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? तो 1991 में दिल्ली को दिल्ली एनसीआर के रूप में बदल दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बदल दिया गया। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। तो अभी ऐसी ये व्यवस्था हो जाएगी जिसमें सब सड़क बनकर तैयार होंगी और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। चलिए, हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल को कौन सा नया प्रदूषण नियंत्रण पोत प्राप्त हुआ है? तो जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसे समुद्र परिचेत नाम से एक जहाज प्राप्त हुआ है, जो क्या करेगा? तेल की समस्या जो समुद्र में फैल जाती है उसका हल निकालेगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत 77वें स्थान पर रहा। हाल ही में किस देश ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो अपने जोगिंदर भाई बाहर निकलने की घोषणा कर चुके हैं। अफ्रीकी इस जोगिंदर भाई ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा के रख दी है। अफ्रीकी वंश की महिलाओं के और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? यानी जो अफ्रीका की महिलाएं हैं, हमारे अफ्रीकी महाद्वीप की महिलाएं हैं और बालिकाएं हैं, उनके लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को उनके लिए दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को अफ्रीकी महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज का है, हाल ही में रोबोटों का ओलंपिक यानी वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ है? अभी क्या होने लगा है? अभी हमने आज तक मानव के ओलंपिक और मानव के खेल सुने थे। अब क्या हुआ? जो हमारा चीन है, चीन के बीजिंग में क्या आयोजित किया गया है? तो रोबोट का ओलंपिक का आयोजन किया गया है। ठीक है, रोबोट के ओलंपिक का आयोजन किया गया है, यानी इनको बोलते हैं हम वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स। तो इस नाम से इनको हम जानते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम के नाम से हम इन्हें जानते हैं।
और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो हमारे चीन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, और रोबोट का गेम्स का इसमें आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रोबोट हैं, रोबोट की कार्य क्षमता, उनका नृत्य, उनका खेल, और मतलब जो उनके जितने भी कार्य हैं उसकी क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। खेल की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। जैसे किसी भी किसमें होता है, हमारे जो मानव के खेल हैं उसमें क्या होता है, मानव की क्षमता का आकलन किया जाता है और जिसकी क्षमता अधिक होती है उसको सम्मानित किया जाता है। तो ऐसे ही इन रोबोट वाले खेल में भी किया जाएगा। यानी इसमें क्या किया जाएगा, हर देश से रोबोट मंगाए जाएंगे। और इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं, तो इसमें से 16 देशों के 500 रोबोट शामिल होंगे। अब इनको क्या किया जाएगा, इनके लिए 26 प्रतिस्पर्धा रखी गई हैं, 26 प्रतिस्पर्धा रखी गई हैं। और 26 प्रतिस्पर्धाओं में क्या होगा, इनके जो क्षमताओं का है उनका आकलन किया जाएगा और उससे ही इन्हें सम्मानित किया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा चमगादड़ चीन। और यहाँ पर ऐसे रोबोट को भगाकर, दौड़ाकर, नृत्य कराकर, बाकी सारे खेल जो इंसान करता है उसमें इनका आकलन किया जाएगा कि कौन से देश का अच्छा रोबोट है। अब बात करें हम चाइना की, तो अगर हम चाइना की बात करें तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। और भारत से हम उत्तर पूर्व की दिशा में जाते हैं तो हमें एक देश देखने को मिलता है जिसका नाम है चमगादड़ चीन, जिसने दुनिया को कोरोना दिया, तब से इसका नाम चमगादड़ चीन बन गया। तो चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग चीन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की रेन मिंबी या युआन यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब बात करें अगर चाइना की, तो ये चाइना का बॉर्डर है, भारत की भी इसने कुछ जमीन दबाई हुई है। तो ये हमारा एकदम चाइना हो गया। ठीक है, चाइना, इसकी ये सामने वाला हिस्सा, इसको हम येलो सागर यानी पीला सागर के नाम से जानते हैं। पीला सागर के नाम से इस क्षेत्र को जानते हैं। ये वाला क्षेत्र इसका पूर्वी चीन सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये वाला जो समुद्र है इसको हम साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर के नाम से जानते हैं। दक्षिण चीन सागर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चीन हुआ। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख नदियां पाई जाती हैं, जैसे यांगटीसी। ये क्या है, चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एक नदी और पाई जाती है जिसे हम हुआंगहो नदी के रूप में जानते हैं। और ये क्या है, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं। पीली नदी, जो मैंने आपको येलो सागर दिखाया है, तो ये पीली नदी यहाँ पर लाकर अवसाद डालती है। कैसे, पीली मिट्टी या पीले अवसाद डालती है, इसलिए इस सागर का नाम भी येलो सागर पड़ गया। तो यहाँ हुआंगहो जो पीली नदी है, इसे चीन का शोक कहा जाता है। यानी ये क्या, यहाँ पर बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे चीन का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए, हाल ही में बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, यानी जिन्होंने जादू का सबसे अच्छा जादू किया है, तो ऐसी महिला कौन है, तो सुहानी साहा एक भारतीय हैं, इनका नाम है सुहानी साहा। ये तो इन्होंने जादूगरी में क्या मिला है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड मिला है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला कौन है, फ्रांस है। फ्रांस ऐसा करने वाला
देश है, जो यूरोपीय देश है। हाल ही में ट्रेसर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा, नेशनल, जो अमेरिका की राष्ट्रीय एजेंसी है, उसके द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग, कब मनाया जाता है? यानी जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है उसके लिए दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। 25 जुलाई को जब हमारा अफ्रीकी महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तभी मनाया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में श्रीलंका में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव किस विश्वविद्यालय के परिसर में शुरू किया गया? तो हमारे और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका, भारत और जो श्रीलंका है इसके सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाने के लिए, ठीक है, दर्शाने के लिए जो यहाँ का त्रिंकोमाली है, त्रिंकोमाली एक शहर है जहाँ पर एक बंदरगाह शहर है जिसका निर्माण भी भारत को मिला है। त्रिकोमाली के बंदरगाह का निर्माण भी किसको मिला है? भारत को मिला है। तो त्रिंकोमाली में एक यूनिवर्सिटी है और जिसका नाम है ईस्टर्न। तो ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के त्रिंकोमाली परिसर में क्या मिला है? इसका आयोजन किया गया है। किसको? भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध हैं उनको दर्शाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो आप याद रखेंगे, ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के त्रिंकोमाली परिसर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब बात करें श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका, तो श्रीलंका और भारत दोनों के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं। कौन कौन से? तो इनके बीच मित्र शक्ति अभ्यास दोनों के बीच किया जाता है। ठीक है, तो मित्र शक्ति अगर आपसे पूछे किसके बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की श्री जयवर्धनेपुरम कोटे यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। अगर यहाँ के बात करें पीएम कौन बने, तो हाल ही में इनके यहाँ के पीएम हरिनी अमर सूर्या को बनाया गया। अमर सूर्या को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए, तो यह है हमारे श्रीलंका और भारत के बीच जो क्या हुआ है, संबंधों के लिए सांस्कृतिक आयोजन किया गया है। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। कहाँ पर है? तो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। और आपको यहाँ पर एक खाड़ी नुमा संरचना दिख रही होगी जिसे हम क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ पर एक जल संधि है जो मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। दोनों के बीच में क्या करती है? जल को जोड़ने का कार्य करती है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बोर्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये मैंने आपको बताया है, भारत प्लस सिंगापुर। और भारत प्लस सिंगापुर के बीच में एक युद्ध अभ्यास और होता है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हाल ही में पीएम मित्रा योजना के तहत कितने मेगा टेक्सटाइल पार्कों को विकसित किया जाएगा? तो ये 7 पार्कों को विकसित किया जाएगा। और मुझे आप बताएंगे कि इसमें से उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये टेक्सटाइल परिसर की स्थापना की जाएगी, क्योंकि यूपी बीच में आ रहा है, तो कौन से शहर में इसकी स्थापना की जाएगी? हाल ही में कवच 4.0 प्रणाली किस रेलवे खंड पर चालू की गई? कवच क्या है? तो जब दो ट्रेन आमने सामने आएंगी तो स्वतः ही रुक जाएंगी, यानी ट्रेन की टक्कर को कम करने वाली प्रणाली कवच प्रणाली है। अब इसको किस रेलवे ट्रैक पर
अभी किस रेलवे खंड पर चालू किया गया है? तो जो मथुरा और कोटा है, कहाँ पर? यूपी के मथुरा और राजस्थान के कोटा खंड, इस पर इसको लागू किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये मुख्य सचिव होता है, ये आईएएस का सेंट्रल में सबसे बड़ा जॉब है। ऐसे पीसीएस के लिए भी सबसे बड़ा जॉब राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त होना है। तो अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है शशि प्रकाश गोयल। तो कौन नाम है इनका? शशि प्रकाश गोयल इनका नाम है। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है, 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा क्यों बंद की जा रही है? तो अभी क्या हुआ है, जो हमारा यूपीआई है, यूपीआई जिसको कब लॉन्च किया गया? जिसको 2016 में लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च करने वाली संस्था हमारी एनपीसीआई इसको क्या करती है? इसको नियंत्रित करती है, यानी एनपीसीआई इसको नियंत्रित करती है। अभी एनपीसीआई ने क्या किया है? एनपीसीआई ने किया है कि जो हमारा कलेक्ट रिक्वेस्ट है, कलेक्ट रिक्वेस्ट, इसको अभी क्या कर दिया है? 1 अक्टूबर से इसको बंद करने की घोषणा कर दी है। 1 अक्टूबर 2025 से बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कलेक्ट रिक्वेस्ट। और इसी के साथ जो हमारे जो पेमेंट ऐप हैं, पेमेंट ऐप्स जो हैं, जैसे फोन पे और गूगल पे और हमारे जो पेटीएम है, इन पर क्या होगा? ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कलेक्ट रिक्वेस्ट क्या है? जैसे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पैसे भेजने की रिक्वेस्ट भेजे, यानी एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति ये बी इधर है, बी और ये ए। तो इस बी व्यक्ति ने ए को क्या भेजा? एक मैसेज भेजा कि आप मुझे इसका अप्रूवल दो कि मुझे आप 1000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जैसे ही ओके करेगा, इसके पास क्या होगा? 1000 रुपये पहुंच जाएंगे। तो इससे फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा था। ठीक है, कोई भी लिंक बनाकर कोई भेज देगा और जैसे ही ओके करेगा तो पैसे इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए अभी क्या किया गया है? तो इन्होंने 1 अक्टूबर से कलेक्ट रिक्वेस्ट सुविधा को बंद कर दिया गया है। तो मुख्य इसका क्या कारण होगा? धोखाधड़ी को रोकना और लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका क्या किया गया है? ये हमारा अभी कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद कर दी गई है। चलिए ठीक है, तो यूपीआई P2P यानी पर्सन टू पर्सन रिक्वेस्ट टू कॉम्बैक्ट फ्रॉड, यानी फ्रॉड को यानी धोखाधड़ी को कम करने के लिए इस जो हमारा पेमेंट जो सुविधा है, इसको हम बंद करने जा रहे हैं। कब से? तो 1 अक्टूबर से ये सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन रिवीजन वाले। हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी जो हमारी पुरुष फुटबॉल टीम है, इसके लिए नियुक्ति किसको किया गया है? तो खालिद जमील को, खालिद जमील को अभी इसका हेड कोच यानी मुख्य कोच रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या होगी? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरियल ट्रेड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक, तो बिम्स्टेक का क्या होगा? महोत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में, अच्छा, बिम्स्टेक का अभी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हाल ही में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो सेकंड स्थान मिला है, पहले पर चीन है। हाल ही में भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए सबटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। कौन सा है? तो सिक्किम ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में क्या हुआ, हमारा जो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में क्या हुआ, मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, ठीक है, आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया, जयपुर में आयोजन किया गया। और इसमें 2025 का आयोजन किया गया। और इसमें जो हमारे गंगानगर, कहां पर, गंगानगर राजस्थान की रहने वाली, जिनका नाम है मनिका विश्वकर्मा, इन्होंने खिताब जीता, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी मिस यूनिवर्स इंडिया ये बन चुकी हैं, ठीक है। तो इस बार की 2025 की मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, तो मनिका विश्वकर्मा बनी है, ठीक। तो अब ये क्या करेंगी, अभी हमारा जो मिस यूनिवर्स है, जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है वो 2025 वो आयोजित होने वाली है, कहाँ पर, तो ये अभी आयोजित होने वाली है। तो कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन थाईलैंड में होगा, ठीक है। तो आयोजन थाईलैंड में इसका किया जाएगा। और ये कौन सा है, तो 74वां जो मिस यूनिवर्स 2025 के उसका आयोजन होगा। और इसमें क्या करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, इसमें भारत की ओर से शामिल होंगी, ठीक है। तो भारत का प्रतिनिधित्व इस प्रतियोगिता में करेंगे, ठीक। तो जो थाईलैंड में प्रतियोगिता होने वाली है मिस यूनिवर्स की, उसमें ये भाग लेंगी। आज तक भारत में 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, 3 मिस यूनिवर्स भारत में बन चुकी हैं। पहली कौन थी, तो सबसे पहले बनने वाली थी हमारी 1994 में, उनका नाम था सुष्मिता सेन इनका नाम था, ठीक है। इनको कब बनाया गया, तो 1994 में बनाया गया। इसके बाद 2000 में हमारी लारा दत्ता बनी, उसके बाद तीसरी जो बनी उनका नाम संधू, कौन सी संधू, तो हरनाज संधू, जो कब बनी है, 2021 में हरनाज संधू बनी है, ठीक है। हरनाज संधू इस बार 2021 में बनी थी। तो हमारे पास 3 मिस यूनिवर्स है। और ये हमारी विश्वकर्मा जी जो क्या बनी है, भारत में मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। हाल ही में क्या हुआ, 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो मिस वर्ल्ड का खिताब उत्पल सुचाता, क्या नाम है इनका, उत्पल सुचाता जी को क्या मिला है, ये मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। और ये कहाँ की है, तो ये थाईलैंड की है, थाईलैंड की उत्पल सुचाता जी को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। चलिए अब रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस देश के सहयोग से ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च की है, तो ये हमारा जो नासा है इसके सहयोग से, ठीक है। ब्लू बर्ड सैटेलाइट लॉन्च की है किससे, तो यूएसए के सहयोग से। देश पूछा है ना, हाँ देश में यूएसए आएगा, तो यूएसए के यानी अमेरिका के सहयोग से हमने ये सैटेलाइट लॉन्च की है। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो गुजरात में क्या किया गया है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और इसे भविष्य का ईंधन के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में भारत किस देश के पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बना है, तो हमारा यूके को पीछे छोड़कर हम क्या बन गए हैं, दुनिया के 5वें सबसे बड़े बाजार बन गए हैं, जिन्होंने हमें 200 साल हमारे ऊपर राज किया। अब उनकी अर्थव्यवस्था नीचे आने वाली है और हमारे ऊपर जा रही है, ठीक है। तो भारत यूके को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमान बाजार बन गया है।
हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में अपने विवादित बयानों के लिए भी ये जाने गए। हाल ही में भारत का तिरंगा सिएटल के किस प्रसिद्ध स्थल पर पहली बार फहराया गया? तो अभी क्या घटना हुई, जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका, इसका एक शहर है जिसका नाम है सिएटल। सिएटल और सिएटल में एक स्थान है जो 605 फीट ऊंचा है और इस स्थान का नाम क्या है? स्पेस नेडिल। स्पेस नेडिल नाम का स्थान है और ऐसा पहली बार हुआ। तो मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी पहली बार हुई घटना हो उसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस स्पेस निडल पर किसी विदेशी देश का झंडा फहराया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ। तो यहाँ पर किस पर? तो स्पेस निडल पर पहली बार भारत का झंडा फहराया गया। ये भारत की जो डिप्लोमेटिक पावर है, यानी सॉफ्ट पावर है, इसको दर्शाता है। तो ये क्या है? ये इनका स्पेस निडल नाम से टावर है और यहाँ पर भारत का झंडा फहराया गया। कब फहराया गया? तो हमारे जो 79वां क्या था? 79वां स्वतंत्रता दिवस। और आप याद रखेंगे, जो हमारी आज़ादी को कितने साल हुए हैं? तो 78 साल पूरे हो चुके हैं। 78 साल पूरे हो चुके हैं, है ना? अगर आपसे पूछे कितने साल पूरे हुए? 78 साल। ऐसा नहीं है कि आप 79वां मना रहे हो तो साल भी इतने हो गए। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे रिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? तो झारखंड के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका निधन हो गया है। शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका पहला संस्करण रियाद जो सऊदी अरब की राजधानी है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? तो ये हमारे मैग्नस कार्लसन है। ये कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो ऐसी दिल्ली की छत पर क्या हो गया है? विधानसभा की छत पर इतने सोलर प्लांट लगा दिए हैं कि वहां पर सारी जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से ही चलती है, यानी सौर ऊर्जा से ही वहां की सारी बिजली की जरूरतों की पूर्ति की जाती है। हाल ही में एसबीआई ने किस वर्ग के लिए बिना गारंटी के 4 लाख रुपए तक का ऋण शुरू किया है? तो अभी क्या हुआ है, जो हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने क्या किया है, जो हमारे अग्निवीर हैं, अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये किसको? तो अग्निवीरों को 4 लाख का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसमें जो ब्याज होगा, यानी इसमें ब्याज दर कितनी रखी गई है? तो 10.5% इसमें ब्याज दर रखी गई है, जो हमारी सैन्य टुकड़ी है उसके लिए दी जाने वाली सबसे कम ब्याज दर है, ठीक है। तो ये क्या है? 10.5% ब्याज दर इसको रखा गया है, ठीक है। साथ ही एसबीआई ने एक कार्य और किया है। एसबीआई ने जो IMPS है, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है
इसमें कुछ चार्ज भी आरोपित किया है, यानी इसमें क्या किया है, कुछ चार्ज लगाया है। अगर हम 25,000 तक का जो है 25,000 तक का हम फंड ट्रांसफर करते हैं, यानी IMPS करते हैं, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर 25,000 से 25,000 1 रुपये से कहाँ तक, 1 लाख तक अगर कोई ट्रांसफर करेंगे तो हमें 2 रुपये चार्ज देना होगा। 1 लाख से और 2 लाख के बीच हमें कितना, तो 6 रुपये चार्ज देना होगा, ठीक है। और इसके बाद हमें 10 रुपये चार्ज देना होगा 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर 10 रुपये चार्ज देना होगा। तो ये घोषणा भी किसने की है, ये SBI ने की है कि हम NPS पर क्या बढ़ा रहे हैं, अपनी ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं। अब बात करें हम अगर SBI की, तो SBI के इतिहास के बारे में जाने तो सबसे पहले 1806 में अंग्रेजों ने एक बैंक की स्थापना की जिसे बोला गया बैंक ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता बोला गया। उसके बाद 1840 में एक दूसरा बैंक की स्थापना की गई जिसे बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना गया, बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना गया। उसके बाद 1846 में एक बैंक ऑफ मद्रास के नाम से एक बैंक की स्थापना की गई। तो ये 3 बैंक थी जिन्हें 1921 में, कब, तो 1921 में इनका विलय कर दिया गया, विलय कर एक बैंक बनाया गया और जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम से बनाया गया, तो इन तीनों को मिलाकर 1921 में एक इंपीरियल बैंक बना दिया गया। 1921 तक ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना गया। अब देश आजाद होता है और समय आता है 1955 का। 1955 में इस इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, यानी इसको सरकारी बैंक बना दिया जाता है और इसका नाम हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में ये जाना जाने लगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो SBI का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका SBI के बारे में पूरी जानकारी। अब रिवीजन के क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाल ही में किस नेता ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है, तो ये करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी ने अभी क्या किया है, कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस वर्ग के लिए सरकार ने अपना घर विश्राम सुविधा शुरू की है, तो जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए क्या की गई है, विश्राम सुविधा शुरू की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों के पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यानी कौन सा राज्य है जो ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है, तो उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब उस राज्य का नाम है। हाल ही में किस देश के ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 107वें सदस्य के रूप में शामिल होकर सदस्यता प्राप्त की, तो ऐसा करने वाला मालदोवा। अब ये ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना COP21 पेरिस फ्रांस में 2015 में हुई। और स्थापना किसने की, तो हमारे PM मोदी प्लस फ्रांस के जो PM है, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। चलिए आज का अंतिम 10वां क्वेश्चन। हाल ही में ICICI बैंक ने नए बचत खाताधारकों के लिए शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम औसत शेष राशि यानी मिनिमम अकाउंट बैलेंस की शर्त कितने रुपए से घटाकर कितने रुपए कर दी है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो हमारा ICICI है, इसने जो मिनिमम बैलेंस रखने की जो सीमा थी वो बहुत अधिक बढ़ा दी थी। जैसे शहरी क्षेत्रों में इसने 10,000 से 50,000 सीधे सीमा को कर दिया, ठीक है। अब उसका विरोध इतना हुआ कि जो हमारा ICICI है, ICICI बैंक है, उसको ये अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो क्या है, ICICI को विरोध के बाद
विरोध के बाद अपना मिनिमम अकाउंट बैलेंस का निर्णय वापस लेना पड़ा है। अब इसने क्या कहा है, जो शहरी क्षेत्र हैं जो इसने सीमा यहाँ पर मिनिमम अकाउंट बैलेंस की 50,000 रुपये कर दी थी, उसको घटाकर कितना कर दिया है, तो 15,000 कर दिया है। वैसे पहले 10,000 थी, 10,000 से भी अभी क्या हुआ, 15,000 पर आकर ये टिक गई है। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये सीमा 25,000 से घटाकर, अर्ध शहरी शहरों में भी इसने 25,000 को कर दिया था, अब कितनी कर दी है, 7,500 ये सीमा कर दी है। यानी 7,500 आप अगर बैलेंस मेंटेन करते हैं पूरे साल में औसत बैलेंस, तो आप पर कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा बैंक अकाउंट खोलने का। ठीक है, और बात करें ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये सीमा कितनी है, तो 5,000 रुपये मिनिमम अकाउंट बैलेंस की सीमा को निर्धारित किया गया है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आईसीआईसीआई ने क्या किया है, अभी ये अपना निर्णय वापस लिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।